बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम इकनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकनॉमिक्स, जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था इनपुट आउटपुट एनालिसिस। इनपुट आउटपुट एनालिसिस के मतलब मैंने बताया, मैंने फिर लियोनटीफ पैराडॉक्स के मतलब भी बताया। आज हमने जो है उसकी एक्सरसाइजेस करनी है। एक ये इनपुट आउटपुट एनालिसिस की हमने एक्सरसाइजेस करनी है, और दूसरे नंबर पे इकोनॉमिक एप्लीकेशन जो मैंने अभी रुकवाई हुई थी वो भी हमने करनी है। हाँ जी हबीबुल हक, क्या हाल चाल है आपका? आज हमने इनपुट आउटपुट एनालिसिस जो किया था उसकी एक्सरसाइजेस करेंगे, और फिर इकोनॉमिक एप्लीकेशंस ये मैंने छुड़वाई हुई थी वो भी आज हम करेंगे। थोड़ा सा मैं और आपको बताता चलूँ। इनपुट आउटपुट एनालिसिस जो है वो मैंने आपको बताया था, ये जो एक कॉलम होगा, पूरे का पूरा कॉलम, ऊपर आपके यूज़र आएंगे, यूँ कह सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड थर्ड सेक्टर, कोई सा भी सेक्टर ले लें। उसके बाद आ जाती है फाइनल डिमांड। जो फाइनल डिमांड होगा वो आपने नहीं लेना, वो कंसीडर नहीं करना। वो फाइनल डिमांड जो है वो कंज्यूम हो जाएगा, वो हमारे आप जैसे लोगों के लिए या गवर्नमेंट हैं। बाकी आपके जो इनपुट आउटपुट है आपने वो एनालिसिस करना है। इनपुट आउटपुट एनालिसिस करना है कि कितनी आपको क्वांटिटी रिक्वायर्ड है एक मूलक के अंदर जो है। फिर यही था ना, लियोनटीफ ने जो है फिर एनालिसिस किया कि कितनी जो है इनपुट आउटपुट होती है, कितनी इनपुट से आउटपुट बनती है। तो जितनी आपके पास इनपुट होंगे, एवरी जो फिगर होगी उसको आपने डिवाइड कर देना है आउटपुट के साथ, और वो आपको रो की सूरत में एंड पे को ऊपर आपको मिलेगी एक आउटपुट। स्टार्ट पे जो है वो लिखा हुआ था जिस तरह के एग्रीकल्चर की एंड पे, जो रो के एंड पे देखेंगे वो आपके पास आ जाएगी आउटपुट। अब ये आपकी एग्रीकल्चर की आउटपुट, और फिर जो कॉलम वाइज जो है वो आपके पास इनपुट है, कॉलम वाइज आपके पास इनपुट है। आप 3 यूज़र ले लें, 3 यूज़र की इनपुट है। अब एवरी जो पॉइंट है इनपुट, एवरी इनपुट ने डिवाइड होना है उस आउटपुट के साथ। अगर एग्रीकल्चर हम लेते हैं, एग्रीकल्चर की आउटपुट हमारे पास लेट्स से 2000 है, तो अब एग्रीकल्चर की इनपुट कॉलम में है कि एग्रीकल्चर की जो आउटपुट 2000 बनी है वो उसके इनपुट से कौन कौन सा इनपुट, एक तो एग्रीकल्चर का अपना इनपुट आ जाएगा, एक इनपुट वो जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर से लेगा, एक थर्ड जो है वो कंज्यूमर जो है या लेबर है वहाँ से इनपुट लेगा। अब ये 3 जो इनपुट हैं, ये तीनों इनपुट डिवाइड होंगे उस 2000 के साथ। तो आपके पास कॉलम की सूरत में जो है वो एक अमाउंट आ जाएगी जिसको हमने टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स का नाम लिया। फिर आप आगे इंडस्ट्री की जो इनपुट ले लेंगे कॉलम में, वो इंडस्ट्री की जो एवरी इनपुट है वो डिवाइड होगी इस, फिर आप देखेंगे रो की सूरत में जो है वो आपके पास आउटपुट होगी, इंडस्ट्री की आउटपुट होगी रो की सूरत में। एंड पे वो एक फिगर जो है वो सब को डिवाइड करेगी, जो आपके इंडस्ट्री के अंदर जितने भी इनपुट्स हैं वो इस तरह एक कॉलम की वो भी आपके पास अमाउंट आ जाएगी। फिर थर्ड होगा वो भी आ जाएगी। ये एक तो वो आपको खुद देगा, अगर नहीं देता तो फिर आपने खुद बनाना है। ये एक छोटी सी जो है वो जहन में आपने बिठाना है। अगर फार्मूला का आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा तो फार्मूला के चक्करों में नहीं पड़ना, आप एज इट इज़ रो में ले लें 11 A11 12, फिर सेकंड रो में A31 32, फिर थर्ड रो में A जो है पहले 11 12, फिर 21 22, इसी तरह 11 12 13, फिर 21 22 23, फिर 31 32 33। अब यही आपने उठा के जो ना वो आगे जो है ना वो सोल्यूशन सेट में ले आने हैं। इसकी एवरी जो होगी कॉलम की एवरी जो फिगर है अमाउंट है वो डिवाइड होगी आउटपुट के साथ। टोटल जो आउटपुट जो आपकी रो की सूरत में आ रहा होगा, तो 6 जगहों पे आप डायरेक्ट भी जो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
डायरेक्ट बार वो आप नंबर दे दें A11, उसके बाद इनपुट उठाएं, उधर से आउटपुट उठाएं, डायरेक्ट जो है उसको सॉल्व कर दें। अगर टेंशन में नहीं आना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इस तरीके से आपके पास ये सोल्यूशन सेट आएगा। फिर इसको आपने माइनस करना है आइडेंटिटी में से, आइडेंटिटी में से माइनस करेंगे तो फिर आपके पास एक सोल्यूशन सेट आएगा। उसका आपने इनवर्स मालूम करना है, और इनवर्स मालूम करने के आपके पास तरीके हैं, कोफैक्टर की मदद से, आप क्रैमर रूल की मदद से, फिर आप गॉसियन मेथड की मदद से। एक और इसके अंदर तरीका है जो है मैं आपको चले थोड़ा सा वो भी मैं बता दूंगा कि इनवर्स मालूम करने का तरीका क्या है। सेम उसी तरीके से जो है आप फर्स्ट जो रो है, फर्स्ट रो को डिलीट कर दें, जिस तरह क्रैमर रूल में करते थे। फर्स्ट पूरी रो डिलीट हो जाएगी, उसकी जगह पे जो आपकी इक्वल आपने किया हुआ है, कांस्टेंट अमाउंट लाए हुए हैं, वो आप मेंशन करेंगे। बाकी वो आपने लाइनें खींचनी है, जो है क्रॉस लाइनें खींचेंगे, और उस क्रॉस के साथ ही जो है वो आपने मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से जो है फिर वो सेकंड रो कॉलम डिलीट होगा, उसके जगह पे जो इक्वल है वो आ जाएगा। चले हम करते हैं तो फिर किसी चीज़ का नहीं पता चलेगा, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए जो है वो थोड़ी सी चेंज ला सकता है, जो मैं उस वक्त बता रहा था। अब हम वो चेंज भी हम जो है वो देख लेते हैं। आप ये इनपुट आउटपुट प्रॉब्लम के मैंने आपको पेज सेंड किए हुए हैं ना हबीबुल हक, वो मैंने आपको सेंड किए हुए हैं ना इसके पेजेस। मुझे बताएं, मुझे पता चल जाए कि आपके पास पेजेस हैं कि नहीं हैं, फिर मैं उसके मुताबिक चलूं। अगर आपके पास पेजेस होंगे तो फिर मैं डायरेक्ट आपको वो रेफरेंस दे के पेज का, फिर पेज के ऊपर ही मैं आपको समझा दूंगा। अगर नहीं होंगे तो फिर कोई लगा लेते हैं हिसाब किताब क्या करने हैं हमने। अच्छा, भी इसका जो है, हाँ जी, हैं आपके पास पेजेस के नहीं? अच्छा, गुड। यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो है वो आपने उसका जो निकालना था इनवर्स, बिल्कुल वो ही तरीके का आपने रखना है। आपने फर्स्ट x1 निकालना है तो पहले कॉलम को डिलीट कर दें, फिर आप x2 के लिए दूसरे कॉलम को डिलीट कर दें, फिर थर्ड के लिए आप थर्ड को डिलीट कर दें। हाँ, गुड, अच्छा किया आपने, जो खुद भी जो है वो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, ये आपके पास प्रॉब्लम्स हैं ना, ये इसकी इनपुट आउटपुट की, ये सारे मैंने आपको भेजे हुए हैं, आपके पास हैं पेजेस ये सारे? अच्छा, एग्जाम्पल जो है इसमें आप देखें, सर इनपुट आउटपुट नहीं की। अच्छा, चलें ठीक है, फिर आप जो है इसको अब थोड़ा समझ लें, फिर इसके भी जो है मैं आपको अभी सेंड कर दूंगा, फिर आप इसको देख इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब मेरे पास जो है एग्जाम्पल नंबर 2 आती है, इसके जो है वो 3 यूज़र हैं। चलें एक मैं इधर बता देता हूँ थोड़ा सा करके। अब देखें, जिस तरीके से मेरे पास ये यूज़र हैं, मैं जो आपको बता रहा था, एग्जाम्पल नंबर जो है ये है 2। एग्जाम्पल नंबर जो है ये हाँ ठीक है, ये मैं ना आप कर लें, उसके बाद फिर मैं ये आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। फ़िलहाल अब आप कर लें इसको, ये फिर मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये एग्जांपल नंबर 2 है, ये देखें, ये यूज़र जो है मेरे पास जो है, ये इसने दिया हुआ यहाँ यूज़र, ये समझ लें कि उसी की रिपीट ही होने लगे है आपकी प्रॉब्लम एक तरह की। अब ये यूज़र हैं आपके पास,
ये 3 यूज़र हैं, ठीक है। इसको आप ए कह लें, इसको बी कह लें और इसको आप सी, और ये कॉलम में जो है वो आपकी इनपुट बनेगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से भी आपके पास ए बी और सी, और ये फाइनल। अब यहाँ से एक चीज़ मैंने समझानी थी, इसलिए मुझे ये टेबल बनाना पड़ा। ये कॉलम जो है, ये कॉलम ये चेंज करेगा वो, ठीक है। ये कॉलम जो है इसको इसने चेंज करना है, ये वाला जिसको फाइनल डिमांड का नाम दिया गया। फाइनल डिमांड जो है उसको इसने चेंज करना है, ये फाइनल डिमांड। और एंड पे जो टोटल आउटपुट, ये आपके पास आ गई आउटपुट, टोटल आउटपुट। और ये एक समझ लें, इसको आपको समझ आ जाएगी तो ये जितनी भी प्रॉब्लम है सारी सॉल्व हो जाएंगी। अब हम ए के अंदर देखें, ये 90, 150, 225, 75, 540। बी यूज़र जो है ये 135, 150, 300, 15 और 600 इसकी आउटपुट है। ए यूज़र की जो आउटपुट है वो 540 है, बी यूज़र की 600 है, सी की जो है वो है 270, जो आउटपुट है 270 और 200, और उसके बाद जो है फिर 300 और 130 और 900 इसकी टोटल आउटपुट है। लो भाई ये है, ठीक है। अब एक तो ये है कि आपको टेक्निकल कोएफिशिएंट बनाने हैं इसके, मैं आपको बता रहा था। एक तो सिर्फ सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एक अमाउंट को उठाओ, ये आउटपुट है 540, इसको भी 540 से डिवाइड करो, इसको भी 540 से डिवाइड करो, इसको भी 540 से डिवाइड करें, आपके पास 3 कोएफिशिएंट आ जाएंगे जो आपके पास होंगे। ये A11 हो जाएगा, ये 11, ये जो है आपके पास 21 और ये आपके पास 31। इस तरतीब से चले ना, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, ठीक है। अब ये जो है पूरे का पूरा कॉलम जो है डिवाइड होगा इसके साथ। ये जो आपका ए की टोटल आउटपुट आई हुई है 540, ए के ये इनपुट हैं, ये इनपुट की मदद से ये आउटपुट बनी है। एवरी इनपुट डिवाइड होगा आउटपुट के साथ, ठीक है। तो आपके पास ये 3 कोएफिशिएंट आ जाएंगे। अब बी जो है ये भी आपके बी इनपुट हैं, और बी ये है बी, ये बी आउटपुट है 600। ये एवरी एलिमेंट, एवरी जो इनपुट है वो डिवाइड होगा 600 से, डायरेक्ट आपके पास जो है वो 3 ये आ जाएंगे। और इसी तरीके से ये सी जो है, सी की आउटपुट 900 है। ये एलिमेंट एवरी इनपुट जो है ये इस 900 से डिवाइड होगा, और 3 कोएफिशिएंट आ जाएंगे। इन्हीं को आप बाहर ले आए, ये जो आपके निकलेंगे 3 इधर से निकलेंगे, 3 इधर से निकलेंगे, 3 इधर से निकलेंगे, उसको फिर आप जो है ना आप क्या कहते हैं आइडेंटिटी में से निकाल दें। मैंने आपको बताया था इस तरीके से आप का नहीं देखना। A11 डायरेक्ट आप ले लें, इनपुट क्या है आपकी ये है 90, और आपकी जो है आउटपुट ये है। फिर आपके पास 11, ये 12, 12 कर लें। 12 में जो है क्या है, ये कॉलम वाइज आप चल लें, कर लें, ठीक है। अब ये 11, 12 ये आपके फिर इस तरह बनेगी, ठीक है। 12 ये है, ये 13 ये है, ठीक है। 12 के ऊपर आपका फिर ये आउटपुट बन जाएगा। तो अगर आपने सेम चलाना है तो फिर आप इस तरह चलें। अगर सेम लेना है, ये आपके पास 11 है, ये आपके पास 21 है, यहाँ से फिर आप 21 ले लें, 21, ठीक है। और ये आपके पास 31 हो जाएगा। तो 21 में क्या आ जाएगा, ये 135 डिवाइडेड बाय आउटपुट
एक हाथ रख के जो ना वो करें, इस तरह गलती के चांसेस कम होते हैं। फिर 270 डिवाइडेड बाय 540, यानी कि हर एलिमेंट आपका जो डिवाइड हो रहा है 540 से। फिर इसको लेके आप एवरी के साथ निकाल लें। अब ये 11 12 और ये आपका 11 21 और ये हो जाएगा 31, ये 3 आगे। फिर इसी तरीके से ये आगे बढ़ेंगे, ये 11 है तो ये 12 हो जाएगा, ये 12, 21 है तो ये 22 हो जाएगा, मतलब उसी सीक्वेंस में आ जाएगा। ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। ये आपके जो है आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो है वो सॉल्व करना है। अच्छा, अब आगे जो मुझे एक चीज करवानी है, नेक्स्ट मुझे अब ये देखें क्वेश्चन के अंदर होता क्या है। क्वेश्चन के अंदर होता यूं है, ये आपकी जो फाइनल डिमांड है वो ये चेंज कर देता है, फाइनल डिमांड चेंज कर देता है। अब जब फाइनल डिमांड चेंज हो जाएगी तो ये पूरे का पूरा कॉलम चेंज हो गया, मतलब ये टेबल आपको देगा और उसके बाद फिर एक रो देगा, कहेगा कि ये जो है नेक्स्ट ये फाइनल डिमांड है, तो आप अब मालूम करें, आप अब जो है इसका जो टेक्निकल जो है वो टेक्नोलॉजिकल कोएफिशिएंट मालूम करें। तो आपने क्या करना है, ये जो फाइनल डिमांड है उसको चेंज कर देना है, जो वो कॉलम आपको देगा। जब ये फाइनल डिमांड चेंज होगी तो ये टोटल आउटपुट चेंज हो जाएगी। ठीक है, जब ये आप वो कॉलम खुद आपको देगा, ये टेबल बना के अलग से एक आपको कॉलम दे देगा। आपने क्या करना है, इसकी जगह पे वो कॉलम पुट करना है और फिर आपने नए सिरे से इसको अकाउंट करना है, ये वाला ये वाला ये वाला, और इसको जब आप टोटल करेंगे तो टोटल आउटपुट जो है चेंज हो जाएगी। बस ये आपने एक काम करना है। ठीक है, तो आप देखें इसकी प्रॉब्लम की तरफ जब आप आते हैं, हाँ ये क्रॉस के साथ आगे दिया हुआ है, इसकी प्रॉब्लम की तरफ आप आएँ। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, आप देखें। एक उसने दिया है ए पार्ट, लेट से इसी को हम ले लेते हैं, ये ए पार्ट है आपका, ये वाला जो क्वेश्चन हमने किया है। फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट फॉर 3 इंडस्ट्रीज, कहते हैं 3 इंडस्ट्रीज के लिए आपने जो है वो आउटपुट मालूम करनी है। हम ये लेट से कर लेते हैं कि यही है आपके पास, आप इसी तरीके से मालूम करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन इसी के अंदर बी पार्ट वो बना रहा है, देखें कैसे बी पार्ट बनाएगा इसमें। इफ द वेक्टर ऑफ फाइनल डिमांड चेंजेस, ये फाइनल डिमांड चेंजेस, वेक्टर ऑफ फाइनल डिमांड चेंजेस फॉर ए के लिए कितने वो दे रहा है 120, इसके लिए कहता है 120, बी के लिए कहता है 40, इसके लिए कहता है, सी के लिए कहता है 10। तो फिर अब आपने ये रिमूव करना है, फिर आपने नए सिरे से इनको इकट्ठा करना है, टोटल करके फिर ये चेक करना है ये कितना बनता है आउटपुट, बस ये काम है। फिर इसके ऊपर वो कहता है कि अब आप जो है ना देन फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट, तब जो है इसका आप आउटपुट लेवल मालूम करें। बात समझ में आ गई है। ये सारे 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने इसी तरीके से इनको सॉल्व करना है। ना पता चलेगा तो फिर भी आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। अब अगला हम ये मैं कंप्लीट करवा चुका इनपुट आउटपुट एनालिसिस के हवाले से। कोई चीज़ पूछना चाहते हैं ये जो आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने इनपुट आउटपुट का एनालिसिस जो है वो कंप्लीट करवा दिया है। कोई आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं जो आपको ना समझ आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, क्लियर है ये बात? ठीक है ना, कोई चीज़ तो नहीं इसमें प्रॉब्लम वाली। अब मैंने जो छुड़ाए हुए थे आपको, मैंने इकोनॉमिक एप्लीकेशन छुड़ाई हुई थी। अब हम उस तरफ आते हैं। अब आप आ जाएं इकोनॉमिक एप्लीकेशन की तरफ। बिल्कुल स्टार्ट से निकाल लें चैप्टर, स्टार्ट से जी चैप्टर निकाल लें। ये इकोनॉमिक एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम टेलिंग इकोनॉमिक एप्लीकेशन मोर इंपॉर्टेंट। पेज नंबर निकालें जी 94, पेज नंबर 94 निकालें। इसके अंदर देखें आपको दी हुई है एज वाई इक्वल है सी प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट इज नेशनल इनकम इक्वेशन इन 3 सेक्टर इकोनॉमी वाइल C इक्वल
सी नॉट प्लस सी वाई, री राइटिंग सी जो है वाई एंड सी, वाई माइनस सी इक्वल जो है आपका, हाँ ये वाला जो ऊपर उसने दी हुई थी, चल हम करते हैं बात, वाई एंड सी, वाई माइनस सी नॉट, हाँ कहते हैं इसको जो है अपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में मैं लिखता हूँ, आप पेज नंबर निकालें, एक मैं आपको करवा दूंगा इस वाइट बोर्ड पे, बाकी आप जो है अपनी उस बुक से हम जो है वो करके जल्दी से जो है इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। आपको मैट्रिक्स फॉर्म बनाने का ही इसमें इशू है, उसके बाद सेम जो है आप चलते जाएंगे। जो मेन काम है वो है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स फॉर्म में आपने कैसे बनानी है। तो देखें जी, मेरे पास उसने जो दी हुई है, वो एक दिया कहते हैं y इक्वल है c प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट, ये एक इक्वेशन होगी, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी उसने इक्वेशन दी है, वो कहते हैं c, जो c है इक्वल है सी नॉट प्लस सी वाई। ये नॉट और सी क्या है, ये आप जब मैक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे उसके अंदर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जब आप उस वक्त डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ तक ये देखो, अब ये है इसके ऊपर वो कहता है कि इसका जो है आप मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर जो है इसको लिखें और सॉल्व करें। तो मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर आपने क्या करना है, जो नोट वाली फिगर है ना, नोट वाली फिगर, ठीक है, जो आपकी नोट फिगर हैं वो आपने, जो आपकी जो नोट फिगर है ना आपकी, वो आपने इक्वल की साइड पे रखनी है। री राइट करें जी, मैं पहले इसको री राइट करने लगा हूं, पहले वाली को, इसको आप एक नाम दे दें, इसको 1 कह लें, इसको आप 2 कह लें, ठीक है। उसके बाद फिर री राइट 1 एंड 2 साथ साथ आप बताते चलें। री राइट करेंगे इसको, देखें मैंने वाई सी को भी मैं इधर ले आया, जब मैं सी को इधर लाया तो इधर आके ये माइनस का हो गया, इक्वल ये नॉट वाली जो फिगर है वो आपने इक्वल के दूसरी साइड पे रखनी है, बस ये काम आपने करना है, ठीक है। नोट वाली जो फिगर है वो आपने इस साइड पे रखनी है, और ये आपके कांस्टेंट है, ये आपके कांस्टेंट है। अब इसको भी जब आपने किए तो ये आपकी इक्वेशन नंबर बन गई 3 बन गई। इसको रीराइट करें तो अब ये देखें ये सिर्फ सी नॉट है, इसको आप उठा के इधर ले हैं। लेकिन अब यहाँ जो कमाल है, कमाल वो ये करना है कि सी के नीचे सी रखना है, वाई के नीचे वाई रखना है, ठीक है। ये जो बात समझने वाली है कि जब आप दूसरी इक्वेशन बना रहे हैं आपने उसको पहली के मुताबिक सेट करना है, वाई के नीचे वाई और सी के नीचे सी। अब देखें ये सी है तो आपने ये वाई जब इधर लाएंगे ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, और ये वाई के नीचे आपने रखना है, ये माइनस छोटा सी वाई, और ये सी ऑलरेडी इधर ही है तो ये प्लस में आ जाएगा। अब आपके पास ये दूसरी साइड पर रहा सी नॉट, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब वो पहले वाली खत्म हो गई, ठीक है। अब आपका काम इन दोनों का है। अब इसमें आपके पास एज इट इज ये ए वेरिएबल एक्स वेरिएबल और ये वाई वेरिएबल, या x1 वेरिएबल, ये x2 वेरिएबल, और ये इक्वल कांस्टेंट के। अब आप इसके मैट्रिक्स फॉर्म बनाएं, ये क्या हो जाएगा, ये देखें। अब आप बनाते हैं ए एक्स इक्वल बी के या एच के या डी के, जो इसने डी दिया हुआ है आप डी कर लें या बी कर लें, ठीक है। लो बे, ये अब आपने क्या करना है, इसमें से निकालना है वेरिएबल को, निकाल के उसकी वैल्यूज आपने यहां लगानी है, ठीक। y की जगह पे 1 और माइनस सी है तो क्या करेंगे ये c की जगह पे आ गया 1, लेकिन ये माइनस होने की वजह से आपको साथ माइनस भी लगाना है, आपने साथ
माइनस भी लगाया। अब y के साथ जो है वो c है, वो आपने लगाना है छोटा c माइनस के साथ। अब ये c प्लस के साथ है, ये 1 आ जाएगा। अब आपने यहाँ जो निकाल लिया, जो आपके वेरिएबल निकले वो निकले y और c। अब d जो है आपका ये वाला जो आपने इधर रखा हुआ है क्या है, वो c नॉट प्लस cy, और दूसरा जो है वो है आपके पास i नॉट प्लस g नॉट। ये आपने ये ज़हन में रखना है कि ये सिंगल है, ठीक है, ये दो नहीं है, ये आपके पास ये टोटल सिंगल है, ये भी आपके पास सिंगल डिजिट है। अब पुराना काम जी आप उसी तरीके से इसको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरीके से आपसे जो चीज़ पूछी जा रही है उसने सिर्फ ये बताया है, ठीक है। अब आपने ये था, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में किया, उसके बाद फिर आप इसको मल्टीप्लाई करें ax मालूम करने के लिए। ये फिर ये पूरा रो जो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आपके पास जो है y और c की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अब आप आ जाएं, अब आप निकालें, अब आपने साथ साथ मुझे बताना है, ठीक है। अब आप अपनी बुक का निकालें, अच्छा जो दूसरे वीडियोस देखेंगे उनके लिए सफ़े के मुताबिक प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे पास बुक जो है वो ओल्ड है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको इंडिकेशन कर दूंगा कि आप अपनी न्यू बुक के साथ भी जो है ना इसको टैली कर सकते हैं कि नई बुक के अंदर ये पेजेस आपको कहाँ से मिलेंगे। अब आप की जो इकोनॉमिक एप्लीकेशन हमने निकालनी है वो जो है आप निकाल लें जी इसकी। अच्छा भी ये जो है यहाँ तक प्रॉब्लम भी आपकी शुरू होगी, प्रॉब्लम तक जो है इसके बाद कोई इकोनॉमिक एप्लीकेशन नहीं है, उसके बाद आपके जो है वो इकोनॉमिक एप्लीकेशंस आनी है। ये आपकी जो है प्रॉपर्टीज शुरू होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिसेस ये शुरू हो गई। इसके बाद हम देखते हैं तो आपके पास जो है गॉसियन मेथड से पहले, हाँ गॉसियन मेथड से पहले जी आपके पेज नंबर 128 गॉसियन मेथड से पहले आ रही है इकोनॉमिक एप्लीकेशन, उसको आपने सॉल्व करना। कहता है इफ y इक्वल है c प्लस आई नॉट और c इक्वल है c नॉट प्लस बी वाई। वहाँ cy था, यहाँ by है, वही अगेन रिपीट हो गई है। अब करना क्या आपने, वी फाइंड y, ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है और c की वैल्यू निकालनी है। पूरा टोटल कंप्लीट काम करना है आपने। आपने इसका डिटर्मिनेंट मालूम पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लाना है, फिर आपने क्या करना है इसका जो है आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लाने के बाद फिर आपने जो है इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेना है। डिटर्मिनेंट के बाद फिर आपने इसका इन्वर्स मालूम करना है, और इन्वर्स के लिए जो है वो अब आपके पास मेथड है जो आपको इजी लगता है, आप उसके मुताबिक जो है कर ले। 2/2 के तो लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम जो होती है वो होती है 3/3 के लिए। तो 3/3 के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर वो आपको कंडीशन नहीं लगाता, अगर वो कंडीशन नहीं लगाता तो फिर आप वो क्रॉस वाले तरीके से करें। अगर वो आपको कंडीशन नहीं लगाता, अगर 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया तो फिर आप वो क्रॉस वाला जो है वो तरीके का अख्तियार करें। वो शॉर्टकट है और वो स्पीडली है, वो तेज़ी से हो जाएगा, उसमें जो है ना वो गलती के चांसेस भी कम है। अगर वो आपको नहीं कुछ कहता, हाँ अगर उसने बाउंड कर दिया है कि आप इसके जो है
को फैक्टर मालूम करें तो फिर आपको मजबूरन उसी ही तरीके से करना है। अगर वो गॉसियन मेथड कहता है फिर आपको गॉसियन मेथड से चलना है। अगर वो क्रैमर रूल कहता है फिर आपको क्रैमर रूल से ही चलना है। अगर वो आपको कुछ नहीं कहता तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि फिर आप ग्रिप लाएँ। ग्रिप तो हर टॉपिक पे आपकी होनी चाहिए, लेकिन मेंटली तौर पे आप अपने आप को प्रीपेयर करके रखें कि अगर आपको वो कुछ नहीं पूछता तो अगर आपने इनवर्स निकालना है तो फिर आप वो क्रॉस वाले तरीके से करें जो इनपुट आउटपुट एनालिसिस के अंदर आया हुआ है, जो मैंने थोड़ा सा आपको बता भी दी है। ठीक है जी। अब आप इसका सोल्यूशन सेट निकालेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि सोल्यूशन नहीं निकालना है, आपने इनवर्स के अंदर जाके इनवर्स का जो आपने लिखा 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। ठीक है। अब आपने 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकली, एडजॉइंट की वैल्यू लिखी, तो अब आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू को उस एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, कि आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू को एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, उसको उतना ही रखना है। फिर आपने आगे सोल्यूशन सेट में बना के जिस तरह आपका होगा कि आपने उसको डी के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई हो चुके आंसर आए तो फिर आपने जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसको फिर आपने सोल्यूशन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, एंड पे रखना है। अगर आप स्टार्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपकी जो अमाउंट है वो आपके फ्रैक्शन में चली जाएगी और वो फिर आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम बनेगी, उसके लिए फिर वो लेंथी हो जाएगा। लेकिन जी ये आपका सो सिंपल था, आपने उसी तरीके से किया, इसमें कोई नई बात नहीं थी। अब मैं आगे, हाँ, अगेन आपकी जो है इकोनॉमिक एप्लीकेशन आई है, मेरे पास है पेज नंबर 132 और इस ये एग्जाम्पल है 5 है। ठीक है। और इसके बाद एक और एग्जाम्पल आती है, तो फिर आपकी एक्सरसाइजेज शुरू हो जाती है। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ आपके लिए भी कि जो नई बुक आप लेंगे तो उसके अंदर ये किस जगह पे होगा। एक्सरसाइजेज शुरू हो जाएंगी। एक्सरसाइजेज से पहले एग्जाम्पल नंबर मेरे पास 5 है, फिर 6 है। ये 5 जो है वो आपकी इकोनॉमिक एप्लीकेशन है। अब आप ये देखें ये क्या कहता है, y = c + i0 + g। c को आपने इधर लाना है, सिर्फ जो नॉट वाले जो है वो आपने इक्वल के इस साइड पे रखने हैं, राइट हैंड साइड पे, और ये आपकी कांस्टेंट फिगर है। उसके बाद c आपके पास इक्वल है a + by। ठीक है। तो अब आपने ये जो c है और y, ये by को आप इधर ले आएंगे, c के नीचे c रखें, y के नीचे y रखें। अब ये जो a है ना, a खाली a, ये आपका कांस्टेंट है। ठीक है। कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर रखना है आपने, इक्वल के जब आप साइड पे लाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट बनेगा। तो ये जिस एज इट इज़ ही है, आपकी मर्जी है जिस तरह के से आपने सोल्व करना है। इसने क्रैमर रूल से किया हुआ है, आप साथ साथ क्रैमर रूल से भी करें और दूसरा भी मेथड लगा के एक क्वेश्चन को 2-3 तरीकों से करके आपने अपना मेथड जो है वो पक्का करना है और चेक लगाना है, चेक लगा के इसको सॉल्व करना है। अच्छा जी, एक्सरसाइजेज के अंदर मैं आता हूँ तो एक्सरसाइजेज में हम देखते हैं कि आपके पास जो है इकोनॉमिक एप्लीकेशन कहाँ है। आपकी इकोनॉमिक एप्लीकेशन यहाँ जो है वो यहाँ इकोनॉमिक एप्लीकेशन नहीं। अब प्रॉब्लम पे आप आ जाएं, प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन। ठीक है। पेज नंबर 140, प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन, ये टाइटल है। उसकी जो पहली प्रॉब्लम है वही आपकी इकोनॉमिक एप्लीकेशन है। क्या है वो, y = c + i0 + g0। जो i0 g0 है ये आप इस अपने राइट हैंड साइड पे रखेंगे, बाकी c को इधर ले आएंगे। फिर वही चीज c = a + by - t। आपने करना क्या, आपने इसको मल्टीप्लाई कर लें, सिंपल कर लें। ठीक है। b को y से मल्टीप्लाई कर दें, by - bt। इस तरीके से करके इसको सिंपल करके फिर आप जो है a जो है वो आपका इधर कांस्टेंट रह जाएगा। तो ये जो है आपने फिर इसी तरह by - bt, ये आपकी जो है वो 3/3 का बन जाएगा। लेकिन काम जो इम्पोर्टेंट करने वाला वो ये है कि एवरी जो है डिजिट्स, एवरी वेरिएबल जो है उस सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल रखना है।
ये आप अच्छे तरीके से ज़हन में बिठा लें। सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल आना चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 2 भी आपकी इकोनॉमिक एप्लीकेशन है, ये भी आप देखें उसी तरीके से सॉल्यूशन में दी हुई है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये अब आपका जो है कंप्लीट टॉपिक हो चुका, मैट्रिक्स का कंप्लीट टॉपिक मैंने करवा दिया है। और टेक्निकल कोएफिशिएंट मालूम करने का जो तरीक़ेकार था वो भी हमने मालूम कर लिया, जिसको हमने नाम दिया इनपुट आउटपुट के एनालिसिस के साथ, और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका। ये मैं अगेन रिपीट किए देता हूँ कि ये चैप्टर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसके ऊपर आपने ग्रिप अपनी बनानी है। ये चैप्टर जो है वो आपको मज़ीद आगे चैप्टर्स की बेस भी प्रोवाइड करेगा। ये आपने अच्छे तरीके से इसको करना है। और ये इसका एवरी क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना, एवरी एक्सरसाइजेस और प्रॉब्लम वो सारी की सारी आपने सॉल्व करनी है। इसके लिए आप एक अलग से दस्ता ले आए। मैथ का जो काम करना है वो आप एक अलग दस्ते पर रखें, एक रजिस्टर या दस्ते लगा लें, वो अलग पे रखें। और फिर आपने अगला काम क्या करना है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी एक एक प्रॉब्लम वो आप अलग से निकाल लें, अलग से पेजेस पे निकाल लें एज ए मेथड अपने पास रखने के लिए। जिस तरह के क्रैमर रूल का एक मेथड अलग से निकाल लें, फिर गॉसियन मेथड का एक सोल्यूशन आप अलग से निकाल लें, फिर जो इन्वर्स का है वो कोफैक्टर और माइनर उसके लिए एक आप अलग से निकाल लें। एक एक जो सवाल जो है ना इसके लिए वो आप अलग से निकाल लें, और वो आपके जो ना नोट्स का काम करेगा, ताकि आप उसको देख सकें कि ये मेथड क्या है कि आपने किस तरीके से करना है। बाकी प्रैक्टिस के लिए जो है वो आप एक दस्ता लगा सकते हैं। स्टैट के लिए एक आप अलग से दस्ता लगाएं, मैथ के लिए अलग से लगाएं। बाकियों के लिए जो है वो आप एक साइड से एक बुक शुरू कर लें, दूसरी साइड से दूसरी बुक को जो है वो लिखने का काम जो है वो आप कर सकते हैं। लेकिन इनके लिए कोशिश आप यही करें कि आपके पास रजिस्टर हो या दस्ते हों, वो अलग अलग हो, ताकि हर चीज़ एक जगह पे जो है वो नत्थी होती चली जाए और वो आपके नोट्स का काम करे। अच्छा, अगली बात जो मैंने आपके लिए खुसूसी तौर पे करनी थी, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं, क्लासेस आप ले रहे हैं, आपने जो है वो अभी से अपनी रूटीन बनाएं। 1 बजे तक, रात 1 बजे तक आपने पढ़ना करना है, 1-1:30 बजे तक आपने पढ़ना है आप, और फिर अगला जो काम करना है, ठीक है, ये आपने सख्ती से इस चीज़ के ऊपर अमल करना है। 1-1:30 बजे तक रात तक आपने पढ़ना करना है। और फिर सैटरडे नाइट ये आपने हर सूरत में लगानी करनी है। सैटरडे नाइट आप फजर तक, जिस तरह अब रमज़ान शरीफ चल रहा है तो आप रोज़ा रखने से आधा पौना घंटा पहले तक ये आपने लगानी है सैटरडे नाइट। ये अपने ऊपर जो है वो आप लागू कर लें। 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि 1-1:30 बजे तक आपने पढ़ना करना है। आज से आप शुरू कर दें, जो आपने पढ़ा हुआ है उसको लिखें, प्रैक्टिस करें। जिस चीज़ का नहीं पता चल रहा है फिर अगले दिन मुझसे पूछें। और प्लस आपने सैटरडे नाइट ये अपने ऊपर लागू कर लें। सैटरडे नाइट के बगैर जो है वो गुजारा नहीं है। अच्छे तरीके से ज़हन में बिठा लें कि लेट सिटिंग करके पढ़ना और सैटरडे नाइट ये आपको हर सूरत लगानी पड़नी है अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। ये आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके नंबर आपकी तवक्कुआत से भी ज़्यादा हो जाएंगे। जो पहली सैटरडे नाइट लगेगी उसके अंदर जितना आपने पढ़ा हुआ है वो सारे का सारा रिवाइज करें। जो नेक्स्ट सैटरडे नाइट होगी उसके अंदर आपने पूरे 2 हफ्तों का काम जो है रिवाइज करें। इस तरीके से जो है वो आपने काम करना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम जो है ना अब मैथ को ज़रा थोड़ा ब्रेक लगाएंगे, फिर हम जो है मैक्रो का स्टार्ट करके और उसके बाद जो है फिर मैथ को जो है वो स्टार्ट लेंगे। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी और आप मेरी इन चीज़ों को इनके ऊपर अमल भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला अच्छा रिज़ल्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और अल्लाह हाफिज़।